हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, याद है क्या आप लोगों को? कल आप लोग स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा पढ़ ली थी ना आप लोगों ने। तो कुल मिला के स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा हो गई, कार्य हो गया, संरक्षी बल के द्वारा कार्य हो गया। तो अब अपन देखते हैं कि भाई स्थितिज ऊर्जा में और भी, जैसे गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी चर्चा करते हैं। लेकिन गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के बारे में अभी सिर्फ आप इतना फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको अपना आगे काम में लेंगे। एक तो फॉर्मूला ये याद कर लो, जैसे मान लो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में आपने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कर लिए थे ना। मान लो ऐसे मानो एक स्प्रिंग है और उसका मास आप 2 kg ले लो, ठीक है। यहाँ से पहले 5 सेंटीमीटर खींचा गया, फिर 5 सेंटीमीटर और खींच दिया गया। पहले 5 सेंटीमीटर खींचा गया, फिर 5 सेंटीमीटर और खींच दिया गया। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, यदि स्प्रिंग नियतांक बता देता हूँ आपको, 100 न्यूटन पर मीटर। समझ आई बात? क्या 100 न्यूटन पर मीटर के का मान दे दिया। स्प्रिंग को पहले 5 सेंटीमीटर खींचा, फिर 5 सेंटीमीटर और खींच दिया गया। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा? तो अपन ने U का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? यदि x1 और x2 की बात हो जाए, इसको आप लोग 0 से लेते हो ना। ये वाली लाइन तो x = 0, ये वाली x = 1, ये क्या है x = 2, ठीक है। तो यदि U की बात करें तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यही बनेगा। क्यों? तो U देखो हाफ के कितना है, सो x2 कितना है। x2 अपने को 0 से यहाँ तक लेना है, कितना आएगा? सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। क्यों लिखा है मैंने 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर? क्योंकि 10 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 100 का डिवाइड करते हैं ना, 100 का भाग लगाते हैं, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो देखो ये अपना आ गया 50, इसको तो वैसे ही उड़ा देंगे। देखो 1/2 100, इसमें कितना आया 100 माइनस 25, ये आ गया अपना 75, 10 की पावर माइनस 4, 2 0, इसमें प्लस की 2 0, प्लस की 2 0 माइनस की 2 0 उड़ जाएगी। तो यहाँ पे अपॉन में कितना बच गया देखो, U = हाफ 75 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यहाँ माइनस 2 बचाना तो अपॉन में लिख देता हूँ मैं। तो अपॉन में लिखने मतलब 100 हो गया 100। तो यह जाएगा स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी आपकी, इसका आधा करो, इसका आधा करेंगे तो 3 और 34 34.5 हो गए ना। क्यों 3 बार गया 38 आएगा ना भाई, 37 आ जाएगा। 37.5 अपॉन में कितने का डिवाइड लगा दें 100 का, तो U आ जाएगा देखो 0.375 जूल। 0 में कैलकुलेशन चेक कर लेना थोड़ी सी, ठीक है। तो बात क्या समझ में आई आप लोगों को? यदि सीधा क्वेश्चन देता था ना, तो उस समय तो आप लोग क्या लगाते थे, हाफ के एक्स स्क्वायर या f²/2 ऐसे लिखते थे। सीधा केवल x की चर्चा करता है, या x और x2, जैसे पहले 5 दिया फिर 10 दे दिया, उस कंडीशन में, इस कंडीशन में U दे दिया, फिर वहाँ से कितना होगा। पहले 5 खींच दिया, फिर 5 और खींच दिया। जब भी 2 बिंदुओं की बात करेगा तो U वाला ये फॉर्मूला लगाना, आप उससे मत करना, ठीक है ना। उससे अपन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लेंगे, ठीक है। तो फटाफट कर लो, के का मान सारा कुछ आपको दे रखा है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। समझ में तो आ गई ना बात? और कैलकुलेशन वाली आप लोग खुद ध्यान करना, कोई मिस्टेक ना हो।
हो गया, मिटा दूं? क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना। कोई स्प्रिंग है, पहले उसको 5 सेंटीमीटर चित्रानुसार किसी स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर और खींचा गया, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? क्वेश्चन क्या लिखोगे? किसी स्प्रिंग को पहले चित्रानुसार, सीधा ही लिख देना, चित्रानुसार 5 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर खींचा गया, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे देखो नेक्स्ट। उसके बाद में जो है उसके बाद में आप लोग देखो, स्प्रिंग की स्थिति आप लोग आराम से स्प्रिंग कर सकते हो ना, आराम से सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। जैसे गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा होती है, तो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा में एक बार आप लोग बाकी तो अपन आगे गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, एक बार सिर्फ इतना याद रखो, यदि H बहुत ही कम हो, किसकी तुलना में? R की तुलना में, यानी पृथ्वी की त्रिज्या की बात कर रहा हूँ। H बहुत ही कम मतलब मीटर में दे रखा हो, 1 मीटर 2 मीटर, तो ये मीटर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। उसकी तुलना में बहुत ही कम है, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर। तो उस कंडीशन में यदि H बहुत ही कम हो और किसी वस्तु को आपने H ऊंचाई तक रखा है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन वही लेंगे अपन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य में अंतर के बराबर हो जाता है ना। क्या बताया था? अंतिम माइनस प्रारंभिक, आगे कितना आता है? माइनस का कार्य और संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य। तो वहाँ से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे टोटली, तो इसको इनिशियल वाले को 0 मान के, ग्राउंड वाले को 0 मान लेंगे, तो उस आधार पे स्थितिज ऊर्जा का मान आ जाएगा mgh। ऐसे एक बार एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी अपन आगे चर्चा कर लेंगे सारी आगे वाले टॉपिक में। तो आप लोग ऐसे लिख दो, यदि H पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो, लिखो H ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो, तो किसी m द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा, किसी m द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा H ऊंचाई पर mgh होगी, mgh होगी। लिख लिया? मिटाऊं? किसी m द्रव्यमान की H ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से देखो, क्या ध्यान दोगे? ध्यान इतना ही देना है सिर्फ mgh। तो मैंने स्थितिज ऊर्जा के बारे में स्प्रिंग में तो अपने डिटेल में चर्चा होगी, ठीक है, और बाकी की स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा अंतर आएगा, परिवर्तन बोलते हैं ना, उसके बारे में अपन ने लगभग सारी चर्चा कर ली है। अब अपने को इतना ही ध्यान रखना है, एक स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे इसको, mgh को, इसके बारे में आप ध्यान रखो, बाकी अपने आगे वाले टॉपिक में डिटेल में सारी चर्चाएं हो जाएंगी। आप देखो, गतिज ऊर्जा पढ़ ली, स्थितिज ऊर्जा पढ़ ली, गतिज ऊर्जा पढ़ ली, स्थितिज ऊर्जा पढ़ ली। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का अध्ययन हो चुका है। नॉर्मल आप एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो फटाफट कि 1 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया हो, तो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? 1 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को H बराबर 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया हो, तो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बताओ फटाफट, जल्दी से आंसर दे सकते हो ना इसका? तो
जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा। U इक्वल टू mgh, m का वैल्यू कितना है 1, g का वैल्यू 10 ले लेना सुविधा के लिए अपनी, और h का वैल्यू कितना है 10 मीटर, तो कितना आ गया 100 जूल आ जाएगा। ऐसे आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है ना अपने। तो ये स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा। ठीक है, मिटा दीजिए। वैसे यही कार्य नहीं होता था कि mgh, याद करो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कर लिया। 100 जूल आ गया आंसर, आंसर 100 जूल आ गया क्या? टिक कर देना आप लोग, आ गया सर हमारा। अब आप लोग देखो आगे, आगे लगाओ ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है? देखो ऊर्जा संरक्षण नियम का मतलब न तो ऊर्जा नष्ट की जाती है और न ही ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। लिख लो फटाफट शब्दों में, आप लोगों को सबको बताया है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। लिख लिया। अब देखो आप कहोगे सर कैसे चेंज करेंगे? जैसे मान लो इंडस्टर है, अब मैंने इसको उठाया तो मैंने पहले कुछ खाया, ऊर्जा आई, अब खाने में ऊर्जा थी वो मैंने ले ली, अब वो ऊर्जा मेरे पास आ गई। फिर मैं इस डस्टर को उठा सकता हूँ, ऐसे उठा सकता हूँ, ऐसे उठा सकता हूँ ना बार। तो ये ऊर्जा वो खाने वाली है। अब ऐसे पहले ग्राउंड पे मानो, ऐसे इसको ग्राउंड पे 0 पे इसकी स्थिति ऊर्जा भी, ठीक है। अब इसको h ऊंचाई तक उठा दिया तो यहाँ पे अब रुका हुआ है, तो h ऊंचाई से तक उठाया है अपन ने, कहाँ तक है? h ऊंचाई तक। तो इसकी गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh। इसको मैंने छोड़ दिया, छोड़ते ही अपने आप चलने लग गया ना, गुरुत्व है त्वरण के अधीन गिरेगा तो कौन सी आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा जो भी थी वो किस में बदल रही है? गतिज ऊर्जा में। तो मैंने कुछ खाया पिया तो इसको उठा रहा हूँ, इसके पास कौन सी ऊर्जा आ गई? स्थितिज ऊर्जा। जैसे इसको छोड़ा तो गतिज ऊर्जा में। तो कुल मिला के ऊर्जा एक ही है, लेकिन रूप बदलते जा रहे हैं और काम होता जा रहा है। ठीक है ना? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, बहुत सारे रूप हैं। तो कुल मिला के बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब लिख लिया आप लोगों ने नियम, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि यदि वैसे तो स्थितिज ऊर्जा और उन सब का पूरा डेरिवेशन करें तो कार्य संरक्षी बल और बिना संरक्षी बलों के द्वारा कार्य कौन सा? सभी बलों के द्वारा बराबर में जाएगा क्या? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऐसे लिख के फिर गतिज ऊर्जा पूरा डेरिवेशन। लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखो सीधा सा अपने शब्दों में, क्या अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस अंतिम स्थितिज ऊर्जा बराबर है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। ये सीधा सा फॉर्मूला। कुल मिला के गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू ई, कुल ऊर्जा सदैव क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी। ये लिख लो। अब क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा इक्वल टू ई आ जाएगा। नोट कर लिया? क्या लिखोगे? अंतिम गतिज ऊर्जा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल वही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू ई, यानी कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। कुल ऊर्जा क्या रहेगी?
संरक्षित रहेगी। लिख दिया। आप लोगों को याद करो थोड़ा सा, कार्य गतिज ऊर्जा पर में निकाला था। सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, ऐसे लिखा था ना। कार्य सभी बल, संरक्षी बल, असंरक्षी बल, कोई प्रतिरोध बल, यानी बाकी बचे हुए सारे के सारे बल बराबर में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हाफ एम वी फाइनल माइनस हाफ एम इनिशियल का स्क्वायर, यही था। तो इसको आप यूज करोगे, ये आप आराम से सिद्ध कर सकते हो। वैसे आप यही बात है, मतलब इसी को अपन ने मैंने घुमा फिरा के लिखा है। अब आप कहोगे सर इसमें स्थितिज ऊर्जा कहाँ है, घुमा फिरा के लिखा है। तो आप लोगों ने घुमा फिरा के स्थितिज ऊर्जा याद करो। स्थितिज ऊर्जा कब आती थी? जब संरक्षी बल होता था तब स्थितिज ऊर्जा ही तो आती थी। संरक्षी बल के अंतर्गत आप लोगों को जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, जो कार्य का फॉर्मूला अपन बनाते हैं, वो केवल तभी परिभाषित है ना जब संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल में जब कार्य करेंगे तो वो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का ही रूप है। क्यों? तो इसी गतिज ऊर्जा में अंतर में कहीं ना कहीं स्थितिज ऊर्जा है। तो अपन पूरा डेरिवेशन वाली वो कोई बात है नहीं अपने पास। सीधा सा ये ध्यान रखो कि इसी डेरिवेशन को अपन ने काम में लेते हुए ये वाला फॉर्मूला बनाया है। क्या? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बाद की, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा पहले की। ये चीज़ आप लोग बार बार ध्यान रखो, जिससे अपने को क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। फटाफट नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। कर लिए नोट? बिठा दूं क्या? याद रह जाएगा। अब देखो, अब इसको न्यूमेरिकल बहुत सारे, कहीं भी आप ऊर्जा संरक्षण कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लगा के अपन क्वेश्चनों को बहुत सारे टाइप के डेरिवेशन भी करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत सारी जगह आता है। तो अपन जैसे आगे बोलेंगे ना ये ऊर्जा संरक्षण से किया है, तो ध्यान रखना आप लोग किस चर्चा कर रहे हैं, इसी की चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। टाइम द्रव्यमान है वो 1 kg का है, यहाँ से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसे इसको छोड़ा यहाँ पे पहुँचा, अंतिम वेग बता सकते हो ना आप लोग? क्या बता सकते हो? अंतिम वेग बता सकते हो। और आप कहोगे सर ये वेग तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। पहले तो आप लोग कितने तरीके हैं आपके पास इसको करने के, वो बताओ, याद करके बताओ। यदि मैं आपको पूछ रहा हूँ 1 kg है, 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसका अंतिम वेग कितना होगा? 2 मिनट का 30 सेकंड का समय है, अंतिम वेग का मान बताओ। अंतिम वेग कितना होगा? यदि 10 मीटर की ऊंचाई से इसको नीचे गिराया गया है तो इसका अंतिम वेग कितना होगा धरती पे आते समय? √2gh याद करो, √2gh। कैसे √2gh याद करो? अरे भाई जब यहाँ पे वेग कितना होगा, इसका 0 होगा ना, यहाँ से गिराया गया तो स्थिर अवस्था में गति के समीकरण लगा देंगे। क्या था? v² बराबर u² प्लस का 2gh बोल दो। u कितना है? 0 है, तो v² बराबर कितना आ गया? 2gh आ जाएगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा? √2gh। ये आएगा ना √2gh। याद आ गया क्या आप लोगों को? तो कितनी वैल्यू आई? √2gh आ जाएगी। अब छोटा सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन अब इसको मैं ऊर्जा संरक्षण नियम की सहायता से करूँगा। ठीक है? कितना वैल्यू आएगा उसका मान रखो फटाफट है। v बराबर √2g का मान 10 ले लो, h का मान भी कितना है? 10। तो देखो 10 तो आ गया बाहर, √2 बच गया अंदर, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड, जो भी अपने पास है मीटर में दे रखा है ना। तो यहाँ से आप लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है?
तो उसके बाद में देखो, उसके बाद में अपन क्या ध्यान दें, मैं इसको ऊर्जा संरक्षण नियम से करूं। कौन से नियम से कर लूं? ऊर्जा संरक्षण नियम से। अब इसी को आप ऊर्जा संरक्षण नियम से करो ना, तो ये वैल्यू आएगा, v बराबर कितना आएगा, 10√2। देखो कैसे इसको प्रूफ कर देता हूं मैं, आप लोग ध्यान दो। 10√2 याद हो गया? आप देखो इस तल पे था, स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, 0। जैसे ही वापस आएगा तो वेग बढ़ेगा इसका, तो अपन गतिज ऊर्जा बोल देंगे, वेग का वैल्यू निकाल लेंगे। ऊपर गतिज ऊर्जा कितनी है, वेग कितना है यहाँ पे 0, तो गतिज ऊर्जा 0, स्थितिज ऊर्जा क्या है, mgh। तो आप लोग यहाँ पे देखो, गतिज ऊर्जा इसकी 0 है ना, 1/2 mv²। v² का मतलब 0 का स्क्वायर। समझ आ गया ना मैं कैसे लिखा है? इस बिंदु पे वेग कितना है, 0 है। यहाँ पे देखो mgh बराबर में, जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो स्थितिज ऊर्जा तो ग्राउंड पे कितनी मान है अपन, 0। कौन सी है इसके पास वेग, v, अंतिम वेग v हो गया ना, तो 1/2 mv²। यहाँ से ये वाला पार्ट 0 हो ही गया। m का मान कितना है, 1 kg, g का मान कितना है, 10, h का मान कितना है, 10। आगे 1/2 m का मान 1, v² आ जाएगा। देखो v² बराबर वही आ गया ना, 2 × 10 × 10, तो v बराबर क्या आ जाएगा, 10√2 मीटर पर सेकंड। अब आप कहोगे सर ये तो हम उससे निकाल लेंगे, आपकी गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम वाली कौन सी अपने को छाप है, ठीक है ना, लेकिन इसका भी फर्क पड़ता है। अब ये फॉर्मूला तो आप तभी लगाओगे ना जब एक समान गुरुत्व त्वरण लग रहा हो या सीधी रेखा में हो, तभी तो लगाओगे, अन्यथा थोड़ी लगाओगे। तो अन्यथा नहीं लगाओगे तो इसका मतलब है अपने को ऐसा कोई, मान लो यही रास्ता है और बहुत सारी जगह ऐसा रास्ता नहीं, देखिए ये h ऊंचाई वही है, h ऊंचाई वही है, और यहाँ पे पूछ लेगा इस 1 kg वाले पिंड को जब लेके आएंगे, 1 kg द्रव्यमान वाले को पिंड को लेके आएंगे, तो इसका वेग क्या होगा, अंतिम वेग आते समय क्या होगा, तो वेग वही होगा, वेग वही होगा। लेकिन आप लोग वो वाली वैल्यू नहीं लगा सकते, सीधा समीकरण नहीं लगा सकते, v² बराबर u² + 2gh वाला। क्यों? कोई सीधी रेखा थोड़ी है, एक जैसा त्वरण थोड़ी है, एक जैसी त्वरण की दिशा थोड़ी है। वो तो तभी लगाते हैं जब नियत त्वरण हो, हर पॉइंट पे वेग और त्वरण बदलेगा हर पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे गतिज ऊर्जा समीकरण आप लगा सकते हो, ऊर्जा संरक्षण नियम लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि ऐसा आप बहुत सारी जगह करेंगे, जैसे आपको कई बार ऐसे कहेगा गोल कोई वस्तु है और गोल वस्तु को छोड़ दिया, वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ रही है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी लुढ़कते लुढ़कते आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अपने लोटनी गति। लोटनी गति में यदि टोटल एनर्जी की बात करें तो 1/2 mv² तो होता ही होता है, और प्लस में क्या होता है 1 + k²/r², और वो किसके बराबर लिख देंगे अपने, mgh के बराबर लिख देंगे। तो कोई सा भी पिंड हो, ये आपको फॉर्मूला ऐसे याद नहीं करना है, अभी मैंने सिर्फ ऐसे बताया है, ऐसे ऐसे होता है, आगे घूर्णन गति में कर ले। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको ऐसा तल दे देगा, कैसा भी तल दे दे, लेकिन ये तो mgh रहेगा और आप गतिज ऊर्जा के रूप में चेंज हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में चेंज हो रहा है, वो अपन देख लें। कुल मिला के कुल ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा रहनी है, ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, समझ आ गया ना। ऐसा भी तल हो जाए तो अपना ऊर्जा संरक्षण नियम तो काम करेगा। क्या समझ में आ गई क्या बात, अपन कहाँ लगा सकते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम? आपको पता चल रहा है ऊर्जा कहाँ कहाँ क्या क्या दे रखी है, वहाँ पे आराम से आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। दूसरी बात देखो, मान लो एक कई बार आपको ऐसे दे दे, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा तो आप लोगों ने अभी पढ़ ली। एक ब्लॉक आता है, उसका द्रव्यमान 2 kg है,
वेग है इसका 10 मीटर पर सेकंड। इसका के का मान है 200 न्यूटन पर मीटर। अब ये वेग 10 मीटर पर सेकंड वेग से आएगा। लिख लो क्वेश्चन। 10 मीटर चित्रानुसार लिख लो सीधे। चित्रानुसार 10 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील पिंड जब स्प्रिंग से टकराता है तो स्प्रिंग को कितना संपीड़ित कर देगा? तो स्प्रिंग को कितना संपीड़ित कर देगा? तो स्प्रिंग को कितना संपीड़ित कर देगा? लिख लिया? अब बताओ आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग इसके बारे में जल्दी से लिखो। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, बता सकते हो आप लोग आराम से। स्प्रिंग वाली स्थिति ऊर्जा तो पढ़ के आए ना अब तो आप लोग। तब बताओ कितना संपीड़ित करेगा? सोच लिया क्या? क्या वैल्यू आएगा? क्या इसका आंसर आएगा? देखो आप लोग, मैं बताता हूँ, मैच करना। इसके पास अभी क्या है? गतिज ऊर्जा है। अब जब टकराएगा तो थोड़ा सा इसको गतिज ऊर्जा देगा, लेकिन सारी की सारी स्प्रिंग जैसे दबता है, खींचता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ना मामला। तो इसके पास कुल ऊर्जा की बात करेंगे, इसके पास केवल गतिज ऊर्जा है, तो 1/2 mv² इक्वल टू स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा क्या बात हुई थी? 12 kx²। हाफ से हाफ उड़ गया। m का वैल्यू कितना है? m का 2 है ना, तो mv² बच जाएगा। ये क्या बच जाएगा? kx²। अब देखो यहाँ पे आप लोग देखो तो ये स्प्रिंग दबाएगा। कितना दबाएगा? वही तो x होगा। जब ये ब्लॉक आएगा तो स्प्रिंग को दबाएगा। कितना दबाएगा? वही x होगा। x का वैल्यू कितना संपीड़ित करेगा? तो यहाँ से आप लोग देखो m का वैल्यू 2 है, ये वेग कितना है? 10 का स्क्वायर करो 100 आ जाएगा। k का वैल्यू कितना दिया? 200 न्यूटन इंटू x² आ गया। यहाँ से आप लोग 2 जीरो तो उड़ गई और 2 से 2 कट गई, तो x² बराबर कितना आ गया? 1। तो 1 में कितना जाएगा? स्प्रिंग की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई फिर तो, क्यों? यह जाएगा 1 मीटर तक दब जाएगा। ऐसे आंसर आ रहा है क्या? चेक कर लेना आप लोग सही से। ठीक है, कर लोगे? ऐसे करना है अपने को। तो कुल मिला के आप लोगों को क्या समझो, कहीं भी आप लगा सकते हो। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जहाँ आपको पता चल रहा है उनको आप कैलकुलेट कर सकते हो ऊर्जा संरक्षण नियम से। ठीक है, अपने पास बहुत सारे टॉपिक हैं इस पे, मतलब अपन हर जगह इसको काम में ले सकते हैं आराम से। चलिए, तो इस प्रकार से ये ऊर्जा वाला पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अब आगे आप हेडिंग लगाओ शक्ति। ऐसे लिख दो शक्ति। शक्ति का मतलब क्या होता है? सीधा सा बताओ आप लोग शब्दों में। कार्य करने की दर। क्या बोलते हैं इसको? कार्य करने की दर। दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। और दर का मतलब क्या होता है? ऐसे याद रखो, बट्टा में टी। बट्टा में टी, वेग में परिवर्तन की दर बट्टा में टी। ठीक है, तो दर का मतलब कितना होता है? कितना समय खा जाएगी, कितना समय खा जाएगी। तो छोटा सा लिख लो। शक्ति का मतलब है, शक्ति वैसे समझते हो ना, आपकी शक्ति क्या है, आप कितना कार्य कितनी देर में कर सकते हो, वो आपकी शक्ति है। ठीक है, तो कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? शक्ति। शक्ति को वैसे किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से। पी का मतलब क्या हो गया? W/T। कितना कार्य कितनी देर में कर लिया, वही क्या है? शक्ति है। यदि मात्रा की चर्चा करें तो न्यूटन, वो जूल अपॉन में सेकंड आ जाएगा ना, और इसका दूसरा नाम दे दिया गया है अभी वाट। ठीक है,
यदि विमा की चर्चा करें तो जूल कैसा है, जूल mL/T-2 और पर सेकंड तो T आ जाएगा, तो शक्ति का विमा ये बन जाएगा mL/T-3। और यदि विमा अपने निकाल ली, सदिश राशि है, अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश राशि, कार्य भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है। ठीक है, चलिए नोट करो जल्दी से, बेसिक फॉर्मूला लिख लो। इस पे अपन कई पॉइंटों पर चर्चा कर लेंगे, शक्ति में भी, लेकिन एक बार आप लोग कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। बेसिक फॉर्मूला लिख लो, W/T जूल पर सेकेंड या वाट। विमा लिख लो mL/T-3 अदिश राशि, लिख लिया, याद रह जाएगा। मिटा दो इसको। अब देखो आप लोग थोड़ा और ध्यान दो, क्या ध्यान रखोगे आप लोग कि जैसे सीधा सा आप ऐसे समझो कि कोई आदमी किसी वस्तु को ऊपर उठा रहा है, तो ऊपर उठाने में यदि उसने उसको टाइम लिया ज़्यादा और एक आदमी उसी चीज़ को जल्दी उठा देता है, तो आप लोग उसको प्रैक्टिकली सोचो तो शक्ति किसकी ज़्यादा है। एक आदमी किसी वस्तु को उठाने में 10 सेकंड का समय ले रहा है और दूसरा आदमी उसी वस्तु को उठाने में, उतनी ऊंचाई तक उठाने में 20 सेकंड का समय ले रहा है, तो शक्ति किसकी ज़्यादा हुई, 10 वाले की या 20 सेकंड वाले की ज़्यादा, किसकी ज़्यादा होगी। तो आप लोग इसमें क्या ध्यान रखो कि मान लो कोई आदमी है यहाँ पे, कोई वस्तु को उठा रहा है, यहाँ तक सिर, अपने सिर तक ले जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर हाथ कर दी इसने, कितना टाइम ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा है। दूसरा आदमी है ऐसे पतला सा है, ये थोड़ा मोटा है ना, दिख रहा है ना, उसी वस्तु को उठाने में यहाँ तक ले गया, ऊंचाई सेम ही है, दोनों की ऊंचाई सेम ही है, लेकिन इसको कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है, इसको कितना लगा, 10 सेकंड। तो आपको पूछेगा शक्ति किसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है भाई शक्ति, शक्ति किसकी ज़्यादा है, जिसने टाइम कम लिया, कम टाइम में उतना ही काम कर दिया जितना दूसरे ने ज़्यादा टाइम में किया। तो शक्ति की मतलब क्या हो गया, काम तो सेम ही कर रहा है लेकिन समय ये ले रहा है कम, कम लेगा तो शक्ति इसकी ज़्यादा। इसमें तो 10 का डिवाइड करोगे और इधर वाले में W=20 का डिवाइड करो तो ये छोटी वैल्यू आएगी, ये बड़ी वैल्यू आएगी, यानी इसकी शक्ति ज़्यादा है इससे, P1 P2 नाम ले दिया। कहने का मतलब शक्ति समय पर निर्भर करती है, लेकिन कार्य आपको क्या बताया था, कार्य समय पर निर्भर नहीं करता। तो एक छोटी सी लाइन लिख लो, शक्ति समय पर निर्भर करती है लेकिन कार्य समय पर निर्भर नहीं करता, लेकिन कार्य समय पर निर्भर नहीं करता। एग्जाम्पल लिखो, आदमी ए और आदमी बी लिख लो। एक कोई आदमी, उदाहरण लिख लो फटाफट। एक कोई आदमी किसी वस्तु को उठाने में 10 सेकंड का समय लेता है और दूसरा आदमी उसी वस्तु को उतनी ऊंचाई तक उठाने में 20 सेकंड का समय लेता है। तो शक्ति किसकी ज़्यादा होगी, तो शक्ति किसकी ज़्यादा होगी, तो शक्ति किसकी ज़्यादा। नोट कर लिया, याद रह जाएगा, मिटा दूं। तो ये बेसिक सी बात थी, क्या थी, बिल्कुल बेसिक, कर लोगे अब तो याद रह जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो, शक्ति के बारे में आप लोग बहुत सारी चर्चा आप लोग करनी है अपने को।
बहुत सारी चर्चा में आप लोग जैसे शक्ति बराबर P बराबर क्या लिखा, W/T, कार्य करने की दर शक्ति हो गई। तो थोड़ा सा याद करो, कार्य किसके बराबर था, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। अभी बताया था ना, सभी बलों के द्वारा जो कार्य होगा वो क्या बताएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो बटा में ये भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा ना शक्ति का, याद करो, कार्य किसके बराबर, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटा में T। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। तो यदि आपको कहे दूसरे शब्दों में, तो ये सिर्फ आपको कई बार कहता है शक्ति किसके बराबर लिखेगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर के बराबर है, दर के बराबर। समझ आई बात, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर नहीं है। आप लोग ऐसे सोचो कि भाई W बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन दे, लेकिन वास्तव में क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर के बराबर है। तो ये भी एक छोटी सी लाइन आप लोग लिख लो। क्यों, कहाँ से लिखा है मैंने, कार्य गतिज ऊर्जा पर में से लिखा है, कार्य गतिज ऊर्जा पर में से लिखा है। तो ये सारी चीज़ अपनी काम आने वाली है, टोटल की टोटल चीज़ क्या आएगी, अपने काम आएगी। ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, तो ये दो फॉर्मूले हो गए अपने पास। यदि अपन कार्य को एक फॉर्मूला और देखो, जैसे W बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, बल डॉट विस्थापन, बल गुणा विस्थापन बटा में T आ गया। नियत बल लग रहा हो, क्या लग रहा हो, नियत बल लग रहा हो। तो F नियत ds/dt के अपन चर्चा करें, किसकी, ds/dt की। तो F यहाँ से परिवर्तन किस में, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन। जैसे आप लोग ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे मान लेते हैं अपन, ऐसे बोल दो कि भाई dw और dt समय में बोल दे, dw किस में बोल दे, dt समय में बोल दे। तो क्या मैं इसको F.ds बोल दूँ, यदि नियत समय परिवर्तित वाला मान लो, dt आ जाएगा। तो F.ds/dt किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर। तो तीसरा फॉर्मूला बल और विस्थापन का अदिश गुणा के बराबर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल और वेग का अदिश गुणा के बराबर। ये P क्या बोल सकते हो, FV cos थीटा। यदि डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो FV cos थीटा। कहने का मतलब वही बात आ गई, वेग F और V के बीच में जो भी कोण होगा उससे भी आप क्या निकाल सकते हो, आराम से शक्ति ज्ञात कर सकते हो। तो चौथा फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, F बराबर है V बराबर, तीसरा फॉर्मूला V बराबर है P बराबर F.V आ जाएगा, या FV cos थीटा आ जाएगा। तो एक आपको मैं छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ इसी बात पे, लिखो फटाफट। अभी जो क्वेश्चन किया था ना, उसी की शक्ति निकाल दो। 1 kg द्रव्यमान है, कितना kg, 1 kg द्रव्यमान है, 10 मीटर ऊंचाई तक उठाने में 10 सेकंड का समय लेता है। 1 kg द्रव्यमान को 10 मीटर उठाने में एक लड़का 10 सेकंड का समय लेता है। तो लड़के की शक्ति की गणना करो, लड़के की शक्ति की गणना करो, फटाफट बताओ। देखो क्या करोगे आप लोग, कार्य P बराबर है mgh बोल दूं या W/T बोल दें, और h ऊंचाई तक उठाने में जो कार्य होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mgh/T। द्रव्यमान कितना दिया है, 1 kg, g कितना है 10 है, h कितना है 10 है, कितनी देर में उठा रहा है 10 सेकंड में, कट जाएगा तो कितना आ गया 10 वाट, कितना आ जाएगा 10 वाट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको शक्ति का ये तो आंसर आप लोग कर लेना। जैसे कई बार ऐसे बोलते हैं ना, एक अश्व शक्ति सुना होता आप लोगों ने, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर HP, ये तो नोट कर लेना, कितना आ जाएगा 10 वाट आ जाएगा, सही है ना 10 वाट। तो उसके बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट।
1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर आता है 3.6 10 की पावर 6 जूल। तो ये भी ध्यान रख लेना, 2 यूनिट शक्ति की हो जाती है, इसको 1 यूनिट बोलते हैं। इसको अपने जो घरों में आता है ना, 1 यूनिट बराबर कितने जूल होते हैं, यूनिट, 3.6 10 की पावर 6 जूल हो जाता है। ठीक है, तो आज दोस्तों अपन इतनी डिस्कस करेंगे, बाकी डिस्कस में अपन कल करेंगे। बस छोटा सा पॉइंट बचा है कार्य ऊर्जा शक्ति में, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। कल फिनिश करके अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।